नमस्कार स्टूडेंट्स, राम राम। आज तो क्लास खाली खाली लग रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल मैंने आपको कुषाण शुरू करवा दिए थे और कुषाणों में क्या पढ़ाया था बताना। दिखा बेटा। ओके, मैंने कल आपको याद कराया था कि दो तो कुषाण जो राजा हैं उनमें चार राजा हैं। इन चार में से दो तो हैं कडफिसस और दो हैं इस्क। मैंने बताया था आपको। इनमें मैंने कडफिसस तो कल करा दी। कौन कौन से? एक तो कुजूल कडफिसस, और दूसरा विम कडफिसस। अब इश्क में चलो, कौन कौन से हैं? पहले तो कनिष्क और फिर दूसरा हुइस्क। तो अब आज की अपनी हेडिंग कौन सी होगी? कनिष्क। कनिष्क कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण शासक है। आपको याद हो तो मैंने कनिष्क का जिक्र बौद्ध धर्म में भी कराया था। कहां कराया था बता बावड़े? चौथी बौद्ध संगति किसने करवाई थी? कनिष्क ने। कनिष्क ने करवाई थी। इसका मतलब कुछ बातें तो क्लियर हो गई आपके। एक तो इसने वो संगति कहां करवाई थी? कश्मीर में। जी बिल्कुल। और उसमें किसकी संगति कराई थी? बौद्ध धर्म की। इससे ये तो क्लियर हो गया कि कनिष्क कश्मीर का तो राजा है और किस धर्म को मानता है। ये तो वहीं से क्लियर है। अब यदि मैं अगली बात करूं तो कनिष्क जो है वो सबसे शक्तिशाली या सबसे महानतम कुषाण शासक है। कुषाणों में यही सबसे बड़ा शासक है। मैंने उस समय आपको सन पूछे थे, सन चौथी बौद्ध संगति के सन पूछा था, टाइमिंग। प्रथम सदी ईस्वी में। मैंने बताया था कि फिक्स नहीं है। कुछ बच्चों ने मुझे 78 ईस्वी बताया था, तब मैंने तुम्हें मना किया था कि 78 ईस्वी एक्चुअली कनिष्क के राज्याभिषेक का समय। इसका मतलब इसका राज्याभिषेक हुआ कब? 78 ईस्वी। तो ये कुछ चीजें आप पुरानी मेमोराइज करवा रहा हूं मैं। तो कनिष्क का राज्याभिषेक जो हुआ 78 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ, और तब से लेकर 101 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है। जब ये कनिष्क ने राज्याभिषेक करवाया तब इसने एक कनिष्क संवत चलाया था। कौन सा संवत? कनिष्क संवत। लेकिन कनिष्क संवत का ज्यादा इस्तेमाल शकु ने किया। शकु ने इसी संवत का प्रयोग किया। तो ज्यादा लोकप्रिय इस संवत को किसने बनाया? शकु ने बनाया ना। इसलिए इस संवत को शक संवत कहा जाता है। इसे कौन सा संवत कहते हैं? शक संवत कहा जाता है। तो शक संवत किसने चलाया? कुषाण राजा कनिष्क ने।
राजा कुषाण है और संवत कौन सा, शक। तो इनमें फर्क है, ये आप देख लेना। राजा कुषाण है लेकिन संवत कौन सा है, शक संवत। तो राजा बनता कुषाण है और संवत चलाता शक है। तो कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत चलाया। तो आप बताओ शक संवत कब से चलेगा, 78 ईस्वी में। फिर मैंने आपको याद कराया था कि आज भी भारत सरकार का राजकीय संवत कौन सा है, शक संवती है, शक संवती है। आज भी भारत सरकार का सरकारी संवत शक संवत है। और ये शक संवत किसने चलाया, कनिष्क ने चलाया। किस वर्ष में चलाया, वेरी गुड। तो आप होशियार हो क्या, तो फिर बताओ आज अर्थात 2023 में कौन सा शक संवत है। तो आपने निकाल दिया क्या, तो कितना आया, 1945। वेरी गुड। कैसे निकला मैडम बताओ आप, नहीं पता। अरे बावली 78 2023 माइनस कर दे। इस साल 2023 का ईस्वी सन एक नहीं है, इसमें 78 घटा दे, 1945 बच गए। क्योंकि तू ही सोच 78 ईस्वी सन में चलाया तो 78 तो घटेंगे। क्लियर है ना यहां तक, तो इतनी बात लिखा दो एक बार, वो भी देख लो। हाँ देखो जी मैं बताऊं, एक होता है सन, ये होता है ईस्वी सन, और ये आज जीरो मान करके कि 0 ईस्वी में चला। इससे पहले चल गया था विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। विक्रमी संवत जो था वो कब चला, 57 ईसा पूर्व में। अर्थात इसका 0 से जब चलाया गया तो उससे 57 साल पहले पहले पहले। तो इसका मतलब आज ये कितना है, 2023। तो 2023 तो इसको हो गए, ये पहले चला या नहीं, अरे चला था कि नहीं, कितने साल पहले, तो 57 साल पहले चला। 2023 में सन ईस्वी सन ही हो गया, तो ये पहले चलने वाला जुड़ेगा घटेगा, तो इनको इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना आएगा, 2080। ये सच है कि आज विक्रमी संवत 2080 ही है, ये तो फिक्स है। अब चूंकि शक संवत जो है, शक संवत जो है ये किसने चलाया था, मैंने बताया कुषाण शासक कनिष्क ने। कनिष्क के राज्यारोहण के अवसर पर ये चलाया गया। और इसलिए कितने साल बाद, 78 ईस्वी में चलाया गया। क्योंकि इसके बाद में चलाया गया तो ये कम हो जाएंगे, इसलिए वर्तमान में कितना, 1945, ये माइनस कर देंगे। तो ईस्वी सन में जे बाद में चला वो माइनस होगा, पहले चल गया वो जुड़ जाएगा।
अब भारत सरकार की बात है, तो हमारे यहां तो कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। हमारे यहां हिंदी जो है, उसमें काम करने के लिए राजकाज की भाषा हिंदी है, लेकिन काम इंग्लिश में ज्यादा होता है। हमारे यहां मान्यता प्राप्त शक संवत है, लेकिन शक संवत के साथ साथ ईसवी सन ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहां तक कि इसके साथ साथ ये भी शुरुआत होती है, जैसे संविधान की प्रस्तावना, उसमें इन दो का ही उल्लेख है। एतद द्वारा आज हम 26 नवंबर 1949 को 49 को एतद द्वारा, और फिर लिखा हुआ है मांगशीर्ष सुदी छठ विक्रमी संवत, कौन सा था मुझे ध्यान है, 2006। 2006, तो यहां 2006 में अपना संविधान बना था। तो उल्लेख इसका भी है, उल्लेख इसका भी है, और ये राजकीय सम्मत है। ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो ना। आज तो मुझे गुरगुर करके क्यों देख रहे हो भाई? किसी प्यारे विद्यार्थी को समझ में कोई भी बात नहीं आई तो पूछ लो। ये जुड़ेगा, वो घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि बाद में चला है। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि पहले चल पड़ा। पहले चलेगा इसका मतलब बाद में चलने वाले के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल अंडरस्टूड। तो मैं, आपको समझ में आ गया हो तो मैं लिखा दूं कुछ बातें। कनिष्क की हेडिंग डाल दी क्या? कनिष्क के आगे कोष्टक में लिखो 78-101 ईस्वी। लिख दिया? लिखें। कनिष्क ने 78 ईस्वी में, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शासक बनते समय, बनते समय राज्य अभिषेक के अवसर पर राज्य अभिषेक के अवसर पर एक संवत चलाया, जिसे वर्तमान में शक संवत कहा जाता है। यह है भारत सरकार का, यह है भारत सरकार का राजकीय संवत है। भारत सरकार का राजकीय संवत है। आप चाहो तो ये बना भी सकते हो, चाहो तो, जरूरी नहीं है। सही लगेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आए तो ठीक हो जाएगा।
ठीक है जी, लिख दिया जी। चलो साहब, अब अपनी मुख्य धारा में बढ़ता हूं मैं। कनिष्क को समझना है तो कनिष्क यूं समझ में नहीं आएगा। एक भारत का छोटा सा मैप और चीन का मैप भी बनाना पड़ेगा। चीन जरूरी है नहीं, आप तो बस मुझे बनाते हुए देख लो, आपको अच्छा लगे तो बना लेना, नहीं लगे तो रहने दो। क्योंकि इसका दक्षिण भारत से कोई लेना देना नहीं था। ये अफ्रीका महाद्वीप, ये सऊदी अरब, और ये यहां से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये भारत। यहां दोस्तों ये तिब्बत और ये चीन। राजधानी पेकिंग या बीजिंग। तिब्बत की राजधानी लहासा। तिब्बत के शहर यारकंद, कासगर और खोतान। ओके, इधर किधर, इधर बुखारा, इधर कूची, कूची, जे यहां पाटलिपुत्र, जे मथुरा, और ये इसके बीच में ये पेशावर। तो बड़ा विजेता था ये। इसने कश्मीर से आगे बढ़कर के मथुरा को जीता, पाटलिपुत्र जीता। तो करीब विंध्याचल के ऊपर कनिष्क का साम्राज्य था। विंध्याचल के ऊपर कनिष्क का साम्राज्य था और दक्षिण में सातवाहनों का साम्राज्य। इसलिए दक्षिण में ये नहीं गया, उत्तर भारत में रहा। और बाद में विजेता था, ईरान भी जीत लिया इसने। अफगानिस्तान तो इसके क्षेत्र में था ही था। एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम क्या थी? जवान था, खूबसूरत था, ब्याह करना था। सूचना मिली इसे कि चीन के राजा होती के कन्या बहुत सुंदर थी। चीन का राजा होती कहां? पेकिंग में। तो अपने दूत को भेजा, होती को कहा कन्या का ब्याह कर दे, तेरी एक लड़की का ब्याह कर दे। होती नहीं, जो राजदूत गया
उसी को कटवा दिया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसका दिमाग खराब। इसने कहा चलो रे सेना लेकर के, और बड़ी सेना के साथ इसने तिब्बत ताब्बत को रोंदते रांदते, और इसके बाद पूरे चीन को पछाड़ करके होती को पिकिंग में बंदी बना लिया। और बंदी बना करके, जैसा कि सभी बुक्स में है, कि उसने होती की राज सिंहासन पर खुद बैठ गया और चीन का सम्राट की उपाधि ली। होती को रस्सियों में से जकड़कर अपने कदमों में लाके पटका और लात मार के कहा कि बोल क्या किया जाए तेरे साथ। होती ने कहा कि देख, तो एक लड़की से ब्याह की बात कर रहा था, मेरे 2 लड़कियां हैं, दोनों से ब्याह कर ले, मुझे छोड़ दे। इसने कहा ऐसे नहीं, दहेज में क्या देगा? तो इसने कहा दो जो तेरे जचे, बस चीन मुझे दे देना। तो उसने तिब्बत प्राप्त किया। तो तिब्बत तक इसका क्षेत्रफल था। तिब्बत जो था इसके साम्राज्य में शामिल था। तिब्बत दहेज में प्राप्त किया, तो 2 ब्याह तो हुए ही हुए। तिब्बत भी इसे मिला, इसलिए यहां से यारकंद, कासगर, खोतान से इसके सिक्के मिले। फिर ये मध्य एशिया में घुस गया और उसने उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, जितने भी तान है सबकी तान बजा दी। ईरान पर भी अटैक कर लिया, ईरान को भी जीत लिया। अफगानिस्तान तो इसका केंद्रीय भूभाग था। इस प्रकार से इसका साम्राज्य यूं, पहला अंतरराष्ट्रीय राजा भारत का कोई बना वो कनिष्क था। भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय राजा, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य किसने बनाया? कनिष्क ने बनाया। बात समझ रहे हो? इसके साम्राज्य में मध्य एशियाई सारे देश थे, ईरान भी था, अफगानिस्तान तो केंद्रीय था। अब चूंकि साम्राज्य इतना बड़ा है तो इसके लिए केंद्र में राजधानी बनाना जरूरी था, इसलिए इसने किसको बसाया? तो पेशावर को बसाने वाला कनिष्क था। कनिष्क के समय पेशावर का नाम पुरुषपुर था। पुरुषपुर, उसी को इस्लाम में बिगाड़ के हो गया पेशावर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, और पहला अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य था इसका कनिष्क का। ठीक है, बात समझ में आई? जब इसने मगध पर अटैक किया दोस्तों, मगध पर, तो मगध में जीत हासिल की, मगध को जीता। मगध को जीतने के बाद इसको 2 खास चीज मिली। एक तो अश्वघोष, विद्वान था बहुत बड़ा, नाम था अश्वघोष। अश्वघोष मैंने बताया ना? कब बताया? बौद्ध संगति चौथी में उपाध्यक्ष कौन था? वो मिला। और साथ में यहां से इसको अनोखा कुकुट, अनोखा मुर्गा, या मुर्गा मिला। बताते हैं कि सच्ची मुच्ची ये मुर्गा जो था समय बताता था, कितना समय हो गया, समय अच्छा है या बुरा। तो इस मुर्गे के बताए हुए समय के अनुसार ये काम करता था, और तब जाकर के ये इसके काम सफल होते थे। तो ये इसकी कहानी है, मैं लिखवाऊंगा, हेडिंग डाल दो कनिष्क की विजय। कनिष्क की विजय, हेडिंग डालेंगे कनिष्क की विजय।
तो दोस्तों पहले जो ईरान है ना, ईरान, इसका नाम पर्थिया था। क्या नाम था? पर्थिया। पर्थिया, ओके। तो आप लोग लिखेंगे इसमें, कनिष्क ने उत्तरी भारत जीता। कनिष्क ने उत्तरी भारत जीता। उत्तरी भारत जीता। मथुरा से संपूर्ण गंगा दोआब, जीत कर संपूर्ण गंगा दोआब, दोआब, संपूर्ण गंगा दोआब या दोआब, जीतकर, जीतकर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जीता। यहां कनिष्क को, पाटलिपुत्र जीता, यहां कनिष्क को अश्वघोष एवं अनोखा कुकुट, अश्वघोष एवं अनोखा कुकुट, कुकुट प्राप्त हुआ। आगे लिखें, चीनी राजकुमारी, चाइनीज, चीनी राजकुमारी से विवाह करने से मना करने पर चीन को जीता। चीन को जीता। राजकुमारियों से विवाह के साथ ही, जी राजकुमारियों से, पहले तो राजकुमारी थी, अब कुमारियां हो गई। तो राजकुमारियों से विवाह के साथ विवाह के साथ तिब्बत प्राप्त किया। तिब्बत के यारकंद, कासगर, खोतान, यारकंद, कासगर, खोतान, यारकंद, कासगर, खोतान कनिष्क के साम्राज्य में थे। आगे लिखें, कनिष्क ने पर्थिया, पर्थिया कोष्टक में ईरान, ईरान जीतकर कुषाण साम्राज्य में मिलाया।
मध्य एशिया के क्षेत्र जीते, मध्य एशिया के क्षेत्र जीते, बुखारा, समरकंद, कूची, बुखारा, समरकंद, कूची, कूची को साम्राज्य में मिलाया। इस प्रकार भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य कनिष्क ने स्थापित किया। स्थापित किया। ओके, आगे लिखेंगे। कनिष्क ने पुरुषपुर नगर बसाया। पुरुषपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में पेशावर कहा जाता है। जिसे वर्तमान में पेशावर कहा जाता है। लिख दिया। अब दोस्तों, कनिष्क के सोने के सिक्के खूब मिलते हैं। इसने सोने के सिक्के चलाए, क्योंकि बहुत अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य से सोना खूब आया। चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, ईरान, इसलिए इसके समय सोना बहुत आया। सोना ही सोना, सोना ही सोना, गोल्ड ही गोल्ड। इसलिए इसके सिक्के सारे के सारे किसके मिले हैं? सोने के सिक्के मिले हैं, जिन पर दो तरह के अंकन की प्राप्ति होती है। एक, लंबे कोट में कनिष्क का चित्र मिलता है। लंबा कोट पहना हुआ कनिष्क। शायद कनिष्क के समय भारत में कोट पहनने की परंपरा चल पड़ी थी। कोट भी शानदार है, मैं दिखाऊंगा आपको होगे तो। और दूसरा, बुद्ध की आकृति उन सिक्कों पर उत्कीर्ण है। हमें कनिष्क की मूर्तियां भी मिली हैं, जिनमें एक बड़ी मूर्ति जिसमें मोटी जूतियां पहना हुआ कनिष्क अकड़ के खड़ा कोट में, लेकिन सिर टूट गया। बेटा, दिखाने का फायदा क्या? फिर भी तुम कहो कि गुरुजी सिर टूटे हुए दिखाई दो, तो देख लो। लेकिन देखने के बाद एक बात जरूर समझ लेना,
ये रहा कनिष्क का कोट पहने हुए चित्र, ये यहां रहा। आप देखना चाहते हो तो देख लो। सोने का है, सोने का, चांदी का मत समझ लेना। तो बारी बारी मोटे मोटे सोने के सिक्के एक दो जगह से नहीं मिले, संपूर्ण साम्राज्य से मिले इसके। बात को समझो। और इसमें कनिष्क जो है देखो कोट पहने हुए है। हालांकि कनिष्क का साम्राज्य यदि बात करें तो ये देखो कनिष्क एम्पायर, कनिष्क एम्पायर ये लिखा हुआ है ना, कनिष्क का, कनिष्क एम्पायर। तो भारत का उत्तरी भाग विद कश्मीर सिंध के साथ पूरा यहां तक का, पूरे जितने भी तानतुन जितने भी हैं वो सब इसमें शामिल थे। ईरान का क्षेत्र भी शामिल था। अब दोस्तों कनिष्क जो है उसके बारे में इधर खूब लिखा गया है, क्योंकि ये कुषाण शासक थे और कुषाणों में ये सबसे लोकप्रिय था। अर्थात इसका सही ये भी मानचित्र है, कनिष्क का मानचित्र ये देख देख रहे हो ना आप, मध्य एशिया इसके मानचित्र की बहुत बड़ी विशेषता। अब उसका कनिष्क का फोटो कहाँ है? ये रहा। नहीं ये नहीं है, ये रहा कनिष्क एंड कुषाण एम्पायर में ये फोटो टूटी हुई है, ये मूर्ति। यार कनिष्क एम्पायर की वो मूर्ति साफ वाले ले लेता हूं, शायद यही है। यही है, बहुत ऊंची है दोस्तों। ये तलवार है कनिष्क की, ये जूते हैं कनिष्क के, पत्थर से बनी हुई एक इस प्रकार का कोट, लंबा चोगा पहनकर कनिष्क जो है, तलवार देखो दो दो तलवार, लेकिन हाथ टूट गए, गर्दन भी तोड़ दी किसने? तालिबानियों ने। उनको ये बात पसंद नहीं आती कि कभी हमारा इलाका कनिष्क के नियंत्रण में था और वो यहाँ का महान शासक था। वो बम लगा लगा के तोड़ रहे हैं अभी भी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जितनी भी कुषाण जानकारियां हैं तो तालिबानी तोड़ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस प्रकार के इनके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये लेख है, दिख रहा होगा। ओके दोस्तों, तो बात खत्म करो, कनिष्क को खत्म करो और अपने मुद्दे पर आओ। तो लिखेंगे आप कनिष्क के बहुतायत में, बड़ी संख्या में, कनिष्क के बड़ी संख्या में सोने के सिक्के, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति
एवं लंबे कोट पहने कनिष्क की आकृति का उत्कीर्ण मिलता है। लास्ट बात कनिष्क की कि कनिष्क का एक राजवैद्य बहुत बड़ा डॉक्टर था। हाँ, चरक, बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चरक किसके दरबार में रहा करते थे? कनिष्क के दरबार में। तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। चरक ने अपना ग्रंथ कौन सा लिखा? चरक संहिता। अरे वाह, वेरी गुड। तो लिखो दोस्तों, कनिष्क के दरबार में उसका राजवैद्य, कनिष्क के दरबार में उसका राजवैद्य चरक रहता था। चरक ने चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। अब चूंकि कंप्लीट पढ़ा दिया मैंने कनिष्क को, तो चाहो तो आप जोड़ना तो जोड़ लो। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कराई, पहले चूंकि पढ़ चुके हो तुम, मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये बात जोड़ लो नीचे। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडन वन में, कनिष्क ने कश्मीर के कुंडन वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन चौथी बौद्ध संगति का आयोजन आयोजन करवाया। कनिष्क कंप्लीट। तो एक्चुअली कुषाणों में तो कनिष्क है, कनिष्क हो गया मतलब कुषाण खत्म, ना इससे पहले दम ना इसके बाद में दम, सब बेदम, बस कनिष्क में एक दम। अब हुविस्क शासक, समय 106 से 140 ईस्वी। कनिष्क का छोटा बेटा था, बड़ा बेटा नालायक था, 5 साल रहा। कुछ भी दम नहीं है इसमें, बस इतनी सी बात लिखनी है कि मथुरा को राजधानी बनाया। इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का के चित्र प्राप्त होते हैं।
हिंदी सॉरी हिंदी नहीं, हिंदू देवी देवताओं के चित्र प्राप्त होते हैं। लिख दिया। ओके, तो इस प्रकार से हमने मौर्योत्तर काल में जो कई वंश आए एंड गए सबको पढ़ लिया, जैसे सूंग, कण्व, इंडो ग्रीक, शक, सातवाहन और कुषाण, इन सबको पढ़ लिया। और इनमें से जितने भी संभावित जो क्वेश्चन थे आने वाले, उन सबको भी पढ़ लिया। दिक्कत बस इतनी सी है कि इनमें क्वेश्चन अपन ने जो पढ़ा उनमें से राजाओं ने किसको जीता नहीं आएगा। क्वेश्चन संस्कृति से, आर्थिक विकास से आएंगे। इसलिए मैंने सातवाहन पढ़ाते समय उनकी संस्कृति को साथ ही पढ़ा दिया, शुंगों के समय संस्कृति भी साथ पढ़ा दी। अब कुषाणों की संस्कृति भी पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक की संस्कृति भी मैंने लगभग पढ़ा दी। तो अब अपने 2 बिंदु बच गए इस काल के जिसमें से क्वेश्चंस निकलेंगे, और वो 2 बिंदु कौन से हैं? एक है आर्थिक विकास का और दूसरा है दोस्तों कला का, संस्कृति का। तो इनमें मैं सबसे पहले लूंगा आर्थिक विकास वाले बिंदु को। आधा घंटा लगभग लगेगा अपने को, क्योंकि बहुत ही निहायत खूबसूरत दौर था आर्थिक विकास में। यदि मैं कहूं कि भारत का कौन सा काल भारत का स्वर्ण काल कौन सा काल था, तो इसमें 2 बातें। भारत में कला और साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्ण काल गुप्त काल है दोस्तों। यह सत्य बात है। यदि कोई कहे कि भारत में राजनैतिक एकीकरण की दृष्टि से मैं स्वर्ण काल जब आपसे पूछे तो इसका एकमात्र उत्तर है मौर्य काल। लेकिन जब क्वेश्चन हो कि कौन सा काल आर्थिक विकास में स्वर्ण काल था, तो इसका उत्तर है दोस्तों मौर्योत्तर काल। तो तीनों के 3 उत्तर हैं। यदि राजनीतिक एकीकरण की बात करेंगे तो इतना बड़ा साम्राज्य जो मौर्यों ने बनाया किसी ने नहीं बनाया। भारत में राजनीतिक एकीकरण हालांकि कनिष्क ने बनाया, लेकिन उसने भारत को एक नहीं किया, दक्षिणी भारत छोड़ दिया।
तो राजनीतिक एकीकरण मौर्य काल है, उसका प्रशासन भी गजब है। लेकिन आर्थिक विकास जितना कनिष्क और सातवाहनों के समय हुआ, जितना कुषाणों और सातवाहनों के समय हुआ, उतना विकास कभी भी नहीं हुआ। लेकिन यदि देखें मंदिरों का निर्माण, यदि देखें संस्कृत साहित्य का विकास, यदि देखें विज्ञान का विकास, तो इतना गुप्त काल में हुआ जितना और कभी भी नहीं हुआ। तो तीनों में 3 काल स्वर्ण काल है। इसका मतलब मैं जो मौर्योत्तर काल जो मैंने पढ़ाया है, वह काल भी तो एक स्वर्ण काल है आर्थिक विकास में। ठीक है, तो दोस्तों चाहो तो ये उतार लो, मेरे को तो जच रहा है, उतार लेना चाहिए, बिल्कुल फटाफट उतारो। देखें लिख दिया क्या? लिख दिया, ओके। अब दोस्तों ध्यान से कुछ बातों को समझो और मुझे बताओ आखिर क्या बात थी कि मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। कुछ तो कारण रहा होगा, दिमाग लगाओगे तो ये बात सामने आ जाएगी। थोड़ा सा भी सोचने वाला हो यदि आप में है तो वो सोच लेगा और फट से तुम्हारे दिमाग में कौंध जाएगी बात। दोबारा बोल, धीरे बोल। विदेशी आक्रमण सब ज्यादा हुए तो ये तो नुकसान की बात है बेटा। नहीं, विदेशी आक्रमण में तो व्यापार घटेगा, व्यापारियों को मारेंगे काटेंगे।
थोड़ा बहुत बैठ रहे हैं। तूने बोलने में शुरुआत अच्छी की थी, फिर गड़बड़ा गई। ठीक है, अब सुनो। हाँ बता, बता ना प्लीज। अरे बता दे, ध्यान से सुनो कि वास्तव में क्या हुआ। वास्तव में ये चीन का स्थलीय व्यापार इधर अफ्रीका के ठीक ऊपर, ये जो भूमध्य रेखा, सॉरी भूमध्य सागर है, उसमें एक देश है जिसका नाम है इटली, और इटली की राजधानी थी रोम। रोम। और पूरे यूरोप में इस समय रोमन साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। इस रोमन साम्राज्य ने अफ्रीका पर भी अधिकार कर रखा है और यूरोप पर भी अधिकार कर रखा है, और इधर के ये जो सीरिया, तुर्की और इजराइल वगैरह सब उनके अधिकार में है। रोमनों का 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। रोमनों के पास भारी संख्या में सोना है। रोमनों को, रोमन साम्राज्य के यूरोपियन को जो भी सामान चाहिए, उनमें सबसे बड़ी संख्या कागज की है, रेशम की है, बारूद की है। बारूद, कागज और रेशम सबसे ज्यादा मिलते कहां थे? चीन में। चीन में। चीन के लोग यदि ये सामान लेकर के जाएंगे तो कुषाण साम्राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी, काट के फेंक देंगे मैडम। रोमन यदि आएंगे तो भी एंट्री बंद। इसलिए भारतीय व्यापारी मथुरा से पेशावर होते हुए काबुल, बुखारा, समरकंद और कोच्चि तक राजमार्ग बनाया था इसने, और इस राजमार्ग से भारतीय व्यापारी इन केंद्रों पर रहा करते थे। यहां से कच्चा माल या रेशम खरीदते, कागज खरीदते, बारूद खरीदते और ले जाकर कहां बेच देते? बदले में सोना लेकर के कोच्चि से, समरकंद, बुखारा, पेशावर से मथुरा, और फिर जहां भी जाना हो, कई मार्ग थे मथुरा से। तो भारतीय व्यापारी ने इस समय स्थल मार्ग में मल्टीनेशनल कंपनीज बना रखी थी। नहीं समझे? अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भांति कई व्यापारी मिल करके एक साथ सामान खरीदा करते थे और बैलगाड़ियों में भरकर धीरे धीरे ले जाया करते थे, झुंड के झुंड। ऐसे झुंड जिनका उल्लेख बौद्ध साहित्य में कारवा के रूप में मिलता है, जिसमें लिखा 700 बैलगाड़ियों में व्यापारियों का सामान जाता था। 700 बैलगाड़ी एक साथ, और फिर आते समय भर भर के सोना लेकर आते। बहुत कहानियां मिलती हैं बौद्ध साहित्य में इस समय की, कि ये कुछ पक्षी रखा करते थे, जो पक्षी उड़कर आकाश में और चारों तरफ घूम करके मार्ग बताया करते थे, और आसपास के उपलब्ध संसाधनों की सूचना देते। कोई चोर डाकू होते तो उनकी खबर भी दे दिया करते थे। पक्षी रखा करते थे।
ये व्यापारी जब जाते हैं तो खूब धन कमाते हैं। मध्य एशियाई केंद्रों पे बस गए। बुखारा की खुदाई, समरकंद की खुदाई, यहां तक कि कूची और तुर्फान की खुदाई, यारकंद की खुदाई, यहां से हमें भारतीय व्यापारियों के मकान मिले। संस्कृत की दुर्लभ पांडुलिपियां, चिकित्सा के ग्रंथ यहां खुदाइयों से प्राप्त हुए। भारतीय आयुर्वेद की, संस्कृत की मूल पांडुलिपि मिली ही कूची से है हमें, क्योंकि व्यापारी जाते थे। तो व्यापारी ऐसा तो है नहीं कि वो गया 2 महीने में गया और व्यापार किया आ गया, सालों तक पहुंचते थे, सालों में वापस आते थे। इसलिए अपने परिवार को साथ ले जाते थे। परिवार चला गया, 2 भाई 3 भाई सारे चले गए, माता पिता पत्नियां बच्चे सब चले गए। तो वहां पर फिर छोरी जवान हो गई फेरे करने, छोरा जवान हो गया फेरे करने, पंडित भी ले गए। दवा दारू के लिए वैद्य को भी ले गए। मेरा नाई बाल बहुत बढ़िया काटता है, चाल तो भी। अपनी जो साथी हैं, जिनके साथ बना हुआ है संपर्क, क्योंकि वहां एक व्यापारी नहीं है, व्यापारियों की बड़ी संख्या, भारतीय व्यापारियों की, इसलिए नाई, धोबी, जुलाहा, पंडित सब चले गए, वैद्य। अब वो जाएंगे तो वो क्या बेबियों को छोड़ के जाएंगे ना, परिवार के परिवार पलायन कर गए। आज वहां मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। यहां के लोगों ने, सबने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। ये सारे देश हिंदू धर्म के देश थे। आज से 600 साल पहले तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। ये भारतीय लोगों को बहुत ही प्रेम से देखा करते, बड़े लोगों के रूप में देखा करते थे। भारतीय लोग इनको वहां बड़े बड़े मकान बनाकर रोजगार दिया करते थे। इसलिए थल मार्ग से कुषाण काल में जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य बना, उसकी वजह से चीन और यूरोप के बीच भारतीय व्यापारियों ने मध्यस्थ के रूप में काम किया। इसलिए अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य के कारण भारतीय व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। अब बात यह है कि क्या ये यहां से खरीद कर यहां बेचने का काम करेंगे, भारतीय माल भी बेचेंगे? बेचेंगे। भारतीय माल खाली बैलगाड़ियां नहीं जाती थी, कारवाओं में भारतीय सामान चीन बेचते हैं। बदले में रेशम दे दो, बारूद दे दो, कागज दे दो, वस्तु विनिमय है भैया। वो उन्हें पटकते, भरकर बैलगाड़ी ले जाते हैं, सोना लाते और वापिस भारत में आते। तभी तो कनिष्क ने मोटे मोटे सोने के सिक्के चलाए। ये थोड़ी ना, अरे भारत में कभी सोना थोड़ी ना निकला था जो आज खान बंद हो गई। ना पहले निकलता था, ना आज निकलता, ना कभी निकलेगा, है ही नहीं। फिर भी सोने की चिड़िया भारत, क्यों? दुनिया भर से हम सोना लेकर के आए। तो ये बात क्लियर है। दूसरी बात भी क्लियर करो। मैं तो सोच रहा था कि तुम होशियार हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल होशियार नहीं निकले। मैंने सोचा कि तुम्हें अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की बात याद आएगी और अपने आप तुम व्यापार कर लोगे, लेकिन भैया तुम व्यापार में घाटा खाते लगते हो मुझे तो। देखो जी बच्चों, उत्तरी भारत की बात बता दी है, थल मार्ग की बात बता दी है, जल मार्ग की ओर आ जाओ। और यहां का व्यापार भी कर जाओ। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में 7 वाहनों का शासन है। यहां
और यहां नीचे चोल राजा है, यहां पांडे राजा है, पांडे। और केरल में चेर है, चेर। इन्हें कहा जाता है चेर, चोल, पांडे। यहां मसाला है, मसाले। एक बात, बहुत ही बढ़िया सूती वस्त्र है भारत का, बहुत ही उच्च क्वालिटी वाला। और इनके साथ साथ भारत के जो सोना खूब आ गया। और भारतीय जो सुनार है वो सोने को इतना बढ़िया बढ़िया गढ़ते थे कि यूरोपियन महिलाएं, वहां के परिवारों की, राज परिवारों की, सामंतों की महिलाएं, वो गोरी गोरी महिलाएं यूरोप वाली, कपड़े भले ही कम है लेकिन सोना नेकलेस लंबा लंबा पहनती थी। और वो सिर्फ भारत में बनता था, बहुत डिमांड थी। नहीं, इसलिए इन चीजों को प्राप्त करने के लिए समुद्री मार्ग से रोमन व्यापारी आया करते थे। और इनका रूट चार्ट क्या होता था दोस्तों, ये सऊदी अरब के पास ये लाल सागर, तो भूमध्य सागर से लाल सागर, लाल सागर से अरब सागर में आ गए, अरब सागर। और इस प्रकार जहाजों के द्वारा व्यापार हुआ करता था। बस एक जगह प्रॉब्लम थी इनको, और वो जगह थी कि जहां ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप और ये एशिया महाद्वीप और ये भूमध्य सागर, तो इनके बीच में ये जमीन है दोस्तों। आज तो यहां स्वेज नहर बनी हुई है, उस जमाने में नहीं थी। इसलिए ये लोग वहां जहाजों से आकर भूमध्य सागर के तट पर रुक जाते थे और ऊंटों पर लाद कर कि ये माल यहां तक आता था और फिर जहाजों में लाद दिया जाता था। और ये ऊंट अरबों के होते थे, अरब, सऊदी अरब, रेगिस्तान, ऊंट ही ऊंट। ये रोमन जो लोग थे, इन्होंने दक्षिणी भारत में बहुत सारी बस्तियां बसा ली थी। अनेक बस्तियों का पता लगा, एक बस्ती की खुदाई हुई जिसका नाम है अरकमेड़ू। अरकमेड़ू में रोमनों के घर उसी स्टाइल के जो यूरोप में आज भी मिलते हैं, मिले। और तो और रोमन शराब का पात्र भी मिला, जिसमें जरीगन टाइप का शराब का पात्र रोमनों का। रोमन जो शराब का जिस पात्र में दारू रखते थे, एम्फोरा कहा जाता था, एम्फोरा। और कांच के ऐसे ऐसे गिलास मिले। रोमनों की पूरी बस्ती मिली है, रोमनों के घर मिले। इसका मतलब रोमन व्यापारी दक्षिण भारत में रहा करते थे और यहां से दोस्तों वो ले जाते थे क्या, 3 चीजें बताई थी मैंने। आप मसाले, मसाले, सूती वस्त्र और जेवरात, बदले में सोना चांदी लेके आ जाते। इसलिए समुद्री मार्ग से भी भारत में सोना और थल मार्ग से भी भारत में सोना। इसलिए व्यापार वाणिज्य का स्वर्ण काल था। लिखा दूं आपके आरएस प्री परीक्षा में, पिछली परीक्षा 2021 में एम्फोरा पूछा गया है। एम्फोरा को देख लो तुम। एम्फोरा रोमनों के द्वारा शराब इकट्ठा करने वाला जरीगन था, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया एम्फोरा। ये रहा दोस्तों पात्र जो है, ये रहा एम्फोरा। कहां गया रे एम्फोरा? ये रहा एम्फोरा। अर्कमेडू से मिला, क्या हुआ रे? ये देखो रोमनू की, ये पुराने घर अर्कमेडू, तमिलनाडु की बस्ती, ये जैसे यूरोप में बनाया करते थे। देख लो तुम घर उनके। ये पांडिचेरी के पास अर्कमेडू है, नीचे यहां ऐसे जहाज में कपड़ा टांग देते थे, जहाज अपने आप चलते थे पहले। क्यों? हवा से मानसून की खोज इसी समय यूनानी यात्री ने कर ली थी। नाम था हिप्पालक्स। क्या नाम था? ये भी जरूरी है। तो हिप्पालक्स ने मानसून की खोज कर ली थी, और वो कहता था कि भारत में जाना है तो मानसून काल में चले जाओ, हवा अपनी आप जाएगी, और फिर सामान खरीदो और फिर जहाज में लोड कर दो, और बाद में लौटते मानसून में हवा अपने आप आएगी, जाएगी अपने। अपने को क्या करना है? कपड़ा टांगना है बस, अपने आप जाएंगे और अपने आप आएंगे, कछु नहीं करना। तो दोस्तों ये देखो और भी बढ़िया डिजाइन से अर्कमेडू में रोमन बस्ती मिली है पूरी। तो ऐसे थोड़ी ना। और ये एम्फोरा देख लो, मैं 10 बार दिखा चुका, तुम नहीं देख रहे हो तो मेरी गारंटी थोड़ी ना है। ये पता नहीं क्यों नहीं दिखाना चाहता आपको। लो साहब, ये लो। तो कुल मिला के पात्र इतना बड़ा था। अरे दोस्तों, इसको उठा करके दोनों साइड से उठा के, दारू कोई 10 10 20 किलो तो आती होगी, मुझे नहीं पता, कोई नापी थोड़ी है मैंने। तकरीबन तकरीबन ये मान लो एम्फोरा पात्र। ये पूछा गया आपको पिछली बार परीक्षा में। एम्फोरा क्या है बता? शराब का पात्र, रोमनू का। हाँ, तो अब लिखा दूं रे मैं, फटाफट डाल दो हेडिंग। हेडिंग डालो, आपने हेडिंग डाल दी क्या? मौर्योत्तर काल में आर्थिक विकास। मौर्योत्तर काल में आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में मैं सारा आर्थिक विकास कराऊंगा, इसलिए ना हेडिंग डाल करके छोड़ दो। सबसे पहले लिखो कृषि, खेती, कृषि। इसमें लिखें खेती का विकास हुआ क्योंकि, खेती का विकास हुआ क्योंकि विदेशियों द्वारा कृषि तकनीक भारत में लाई गई। सिंचाई की तकनीक का विकास हुआ। कोमा लगा के लिखना, खेती में लिखना बेटा, कोमा लगा के लिखना। सिंचाई की तकनीक का विकास हुआ।
ओके, कृषि के आगे लिखो शिल्प, शिल्प। शिल्प लिखें। हाँ, शिल्प, शिल्प का मतलब बेटा उद्योग, हस्तशिल्प। हाँ, लघु, हाँ शिल्प, हाँ शिल्प, बिल्कुल ठीक है, लिखो। इस समय शिल्पों का विकास हुआ बौद्ध साहित्य में छत्तीस प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। छत्तीस प्रकार के शिल्पों का विकास, सॉरी उल्लेख मिलता है, लिख दिया। लोगों के पास संपन्नता आएगी तो नई नई फैशन भी होंगी। नहीं, सेंट लगाने का विकास इसी समय हुआ, सेंट, इत्र। तो इस समय एक शिल्प कौन सा हो गया, इत्र निर्माण, इन्हें कहा गया इत्र निर्माता, ठीक है। एक शिल्प था यांत्रिक, जो यंत्र बनाता था, लोहे से, इनसे, ताम्र से, यंत्र निर्माता, यानी कि जो नई नई मशीनें छोटी मोटी, जैसे पानी निकालने की है, कोई छोटे मोटे सोने की चीजें गढ़ने की है, इस प्रकार की जॉइंट लगाने की, पेचकस टाइप, प्लास की पकड़ने का, इस प्रकार से, तो यांत्रिक कहते थे। और धानिक, जो अनाज व्यापारी होते थे, धानिक कहा जाता था। तो नए नए शिल्प थे, तो लिख दो इसमें इत्र निर्माता, यांत्रिक और धानिक। इत्र निर्माता, शिल्प में चलना बेटा, इत्र निर्माता, यांत्रिक और धानिक। नए शिल्पों का विकास हुआ। ओके, अब एक बात ध्यान से सुन लो, शिल्पी जो होते थे इनकी एक यूनियन होती थी, नहीं समझे, यूनियन। तो शिल्पकारों की एक यूनियन होती थी, शिल्पकारों की एक श्रेणी होती थी, तो उस यूनियन को श्रेणी या कुलिक निगम कहा जाता था। जैसे मान लो आज भी बात करें तो नाई का काम करने वाले जो लोग हैं उनकी एक यूनियन है, एक फिक्स रेट है, उसे कम लेना अपराध है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने जयपुर के पास चोमू, वहां बहुत ही अलग क्वालिटी के बेर पैदा होते हैं, मोटे वाले बेर, जानते हो ना। ये टेक्नोलॉजी चोमू के बेर के जो काम करते हैं उन्हीं को पता है, उनकी यूनियन है, और ये बाहर नहीं देते। ये कैसे दो झाड़ियों को काटकर पेम चढ़ाते हैं और कैसे तैयार करते हैं, ये चीज दूसरे को नहीं बताते ना, क्योंकि उनकी एक यूनियन है। यूनियन को क्या कहते थे बच्चों, श्रेणी। इसका दूसरा नाम क्या मिलता है, इस श्रेणी का अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष। अपनी में से किसी को अध्यक्ष बना लेते थे, और अध्यक्ष का नाम था श्रेष्ठिन। क्या नाम था, श्रेष्ठिन। तो लिखो नीचे,
सभी शिल्पकारों की अलग अलग, सभी शिल्पकारों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। श्रेणियां होती थी। इन्हें कुलिक निगम कहा जाता था। इन्हें कुलिक निगम कहा जाता था। इनका प्रमुख, इनका प्रमुख श्रेष्ठिन होता था। श्रेष्ठिन होता था। ओके, नीचे हेडिंग डालो, व्यापार होता था। हेडिंग डाल दो नीचे, व्यापार। अरे पहले खेती करा दी, फिर शिल्प करवा दिया, अब क्या कराएंगे? हेडिंग डाल दी क्या? डाल दी। लेकिन आज व्यापार नहीं करेंगे क्योंकि व्यापार लंबा चौड़ा है और विदेशों में जाना पड़ेगा, आज समय कम है। तो व्यापार की हेडिंग डाल दो, मिलेंगे अगली बार। और मेरे ये जो मैप हैं, इन मैपों को मैं उस दिन के लिए रख लेता हूं, तो इनको मैं सेव कर देता हूं। बात करेंगे उस दिन, जिस दिन पढ़ेंगे, आज से 4 दिन बाद। तो दोस्तों, मेरी ओर से सबको हैप्पी रक्षाबंधन।